नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था। दिलीप कुमार की गिनती भारत के चोटी के कलाकारों में की जाती है और इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म की दुनिया में कामयाबी की मिसाल बने दिलीप कुमार का जन्म हुआ तो उनका नाम यूसुफ खां रखा गया था, लेकिन फिल्म जगत में वो दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हुए। दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनके अभिनय की मिसालें दी जाती है, उनकी ना तो फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उनके असली नाम के बजाय किसी दूसरे नाम से याद करेगी। दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों में ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ खां के नाम से जाने जाते थे। एक दिन किसी बात पर पिता से कहा सुनी हो गई तो दिलीप कुमार पुणे चले गए। अपने पांव पर खड़े होने के लिए अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी भी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जो अंग्रेज़ सैनिकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन एक आयोजन में भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और उनका काम बंद हो गया। अपने इन अनुभवों का जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में बखूबी किया है। यूसुफ खां फिर से मुंबई लौट आए और पिता के काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकिए बेचने का काम भी शुरू किया, जो कामयाब नहीं हुआ। पिता ने नैनीताल जाकर सेब का बगीचा खरीदने का काम दिलीप कुमार को सौंपा, तो महज 1 रुपये की अग्रिम भुगतान पर समझौता कर आए। हालांकि इसमें बगीचे के मालिक की भूमिका ज़्यादा थी, लेकिन यूसुफ को पिता की शाबाशी खूब मिली। ऐसे ही कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी कॉट सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खां को एक दिन दादर जाना था। वे चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तब उन्हें वहां जान पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खां से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने के आकर्षण के चलते वो तैयार हो गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस थी। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ अत्याधुनिक और दूरदर्शी महिला थीं। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है कि जब वे लोग उनके केबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका रानी गरिमामयी महिला लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात भी की। देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या उन्हें उर्दू आती है। दिलीप कुमार हाँ में जवाब देते हुए उससे पहले ही डॉक्टर मसानी देविका रानी को पेशावर से मुंबई पहुंचे उनके परिवार और फलों के कारोबार के बारे में बताने लगे। इसके बाद देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम एक्टर बनोगे। इस सवाल के साथ साथ देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपये मासिक की नौकरी ऑफर कर दी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार कर लेने का इशारा किया, लेकिन दिलीप कुमार ने देविका रानी को ऑफर के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास ना तो काम करने का अनुभव है और ना ही सिनेमा की कोई समझ है। तब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा था कि तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। दिलीप कुमार का जवाब था, जी मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी ने तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख लोगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मुझे एक युवा गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की ज़रूरत है। मुझे तुम में एक अच्छा एक्टर बनने की योग्यता दिख रही है। और साल 1943 में 1250 रुपये की रकम कितनी बड़ी होती थी
इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को यह सालाना ऑफ़र लगा। उन्होंने डॉक्टर मसानी से इसे दोबारा कंफर्म करने को कहा और जब मसानी ने उन्हें देविका रानी से कंफर्म करके बताया कि यह 1250 रुपये मासिक ही है, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और वे इस ऑफ़र को स्वीकार करके बॉम्बे टॉकीज के अभिनेता बन गए। साल 1950 में आई बाबुल में दिलीप कुमार ने पोस्ट मास्टर का रोल निभाया था। बॉम्बे टॉकीज में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों के अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 10 बजे सुबह से 6 बजे तक स्टूडियो में होना होता था। एक सुबह जब वे स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें संदेशा मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे दिमाग में आया। और तुम्हें यह नाम कैसा लगा? साल 1951 में आई दीदार में अशोक कुमार के साथ दिलीप कुमार ने अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाया था। दिलीप कुमार साहब ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा है कि यह सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे नई पहचान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई ज़रूरी है? तब देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा कि ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। देविका रानी ने दिलीप कुमार से कहा, काफ़ी सोच विचार करके इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना ही चाहिए। आगे दिलीप कुमार साहब ने यह लिखा है कि देविका रानी ने उनसे कहा था कि वह फिल्मों में मेरा लंबा और कामयाब करियर देख पा रही हैं। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सेक्युलर अपील भी होगी। हालांकि ये भारत की आज़ादी से पहले का दौर था और उस वक्त हिंदू और मुस्लिम को लेकर समाज में बहुत कटुता की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बंटवारा हो गया। दीदार में दिलीप कुमार के किरदार ने उन्हें ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित कर दिया था, लेकिन देविका रानी को बाजार की समझ थी। उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए दोनों समाज के लोगों के बीच स्वीकार्यता की स्थिति ही आदर्श स्थित होगी। हालांकि ऐसा नहीं था, केवल मुस्लिम कलाकारों को अपना नाम बदलना पड़ रहा था और स्क्रीन नेम रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार साहब से पहले देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर कुमुदलाल गांगुली को 1936 में अछूत कन्या फिल्म से अशोक कुमार के तौर पर स्थापित कर चुकी थी। भारतीय सिनेमा के पहले कुमार थे अशोक कुमार। साल 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में बहुत संभव है कि किस्मत फिल्म से होने वाली कमाई को देखते हुए यूसुफ के लिए स्क्रीन नेम का ध्यान आते वक्त देविका रानी के दिमाग में कुमार सरनेम रजिस्टर हुआ हो। हालांकि ये बात तब दिलीप कुमार को मालूम नहीं थी। ये बात और थी कि वे हर दिन अशोक कुमार के साथ घंटों बिता रहे थे और उन्हें अशोक भैया कहकर ही बुलाते थे। यूसुफ खां के तौर पर वे देविका रानी के तर्कों से सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने इस पर विचार करने का वक्त मांगा। देविका रानी ने कहा कि ठीक है, विचार करके बताओ, लेकिन जल्दी बताना। तब देविका रानी के केबिन से निकलकर वे स्टूडियो में काम करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। ऐसे में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि किस सोच विचार में डूबे हो। तब दिलीप कुमार ने देविका रानी से हुई बातचीत के बारे में उन्हें बताया। 1 मिनट के लिए ठहर कर शशिधर मुखर्जी ने उनसे कहा कि मेरे ख्याल से देविका रानी जो कह रही हैं ठीक है। उन्होंने जो नाम सुझाया है उसे स्वीकार करना तुम्हारे फ़ायदे की बात है। यह बहुत ही अच्छा नाम है। यह बात दूसरी है कि मैं तुम्हें यूसुफ के नाम से ही जानता रहूँगा। इस सलाह के बाद यूसुफ खान ने दिलीप कुमार के स्क्रीन नेम को स्वीकार कर लिया और
अमिय चक्रवर्ती के निर्देशन में ज्वार-भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। साल 1944 में प्रकाशित इस फिल्म के साथ ही भारतीय फिल्म इतिहास को दिलीप कुमार मिले। पहली फिल्म नहीं चली। पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडिया सिनेमा किताब के लिए दिलीप कुमार पर लिखे लेख में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार रऊफ अहमद ने लिखा है कि ज्वार-भाटा की रिलीज पर उस वक्त हिंदी फिल्मों पर नज़र रखने वाली प्रमुख पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने लिखा कि फिल्म में लगता है कि किसी मरियल और भूखे दिखाने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया है। और साल 1944 में आई बॉम्बे टॉकीज की ज्वार-भाटा दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी, लेकिन लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सिने हेराल्ड में पत्रिका के संपादक B.R. चोपड़ा, जो कि बाद में काफ़ी मशहूर फिल्मकार बने, उन्होंने दिलीप कुमार की अभिनय क्षमता को भांप लिया था। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस फिल्म के बारे में लिखा कि दिलीप कुमार ने जिस तरह से इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी की है वह उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग करता है। पहली फिल्म भले ही नहीं चली, लेकिन देविका रानी ने अनुमान लगा लिया था कि दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहेगा। और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते देखते भारतीय फिल्म जगत में कई कुमार सामने आ गए। दिलीप कुमार को लेकर जो सेक्युलर भाव का सपना देविका रानी ने देखा था वह कितना वास्तविक था और दिलीप कुमार अपने अभिनय से किस तरह से सेक्युलर भाव का चेहरा बने, इसे गोपी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए भजन सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई में अभिनय करते हुए उन्हें देखकर बखूबी होता है। दिलीप कुमार ने जिन 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया उसमें महज मुगले आजम में वे मुस्लिम किरदार में नज़र आए थे और इस फिल्म में भी उनकी भूमिका की क्या कहने। यह फिल्म भी उस ज़माने की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। दिलीप कुमार एक ट्रेजेडी किंग के नेम से जाने जाते हैं और इनके अभिनय की चर्चा आज भी है। भले दिलीप कुमार साहब आज हमारे बीच नहीं, लेकिन अपने अभिनय का ऐसा जादू छोड़ गए हैं जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको दिलीप कुमार साहब की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।